रिजल्ट वाला पेज ओपन हुआ और कार्तिक ने पढ़ा, महक शर्मा रैंक 1। और वो खुशी से चीख पड़ा। महक ने कार्तिक की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोलीं और रिजल्ट देखा तो उसकी आंखों को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने यूपीएससी की परीक्षा में रैंक 1 हासिल किया था। वो खुशी से विनोद जी और मीनाक्षी जी के गले लगकर बोली, माँ पापा मैंने कर दिखाया, मैं आईएएस बन गई। माँ पापा मैंने आपके सपने को पूरा कर दिखाया। विनोद जी की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। जिस सपने को उन्होंने भी देखा था कभी, लेकिन परिस्थिति बस पूरा नहीं कर पाए, आज उनके उसी सपने को उनकी बेटी ने पूरा कर दिखाया। विनोद जी को रोता देख महक मासूमियत से बोली, पापा आप रो क्यों रहे हैं? ये तो खुश होने का वक्त है। विनोद जी, मैं रो नहीं रहा मेरा बच्चा, ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। आज आपने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मुझे गुरूर है खुद पर कि मैंने एक शेरनी को जन्म दिया है। आप सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा भी हो, मेरा गुरूर, मेरा अभिमान, मेरी इज्जत, सब कुछ हो आप। और आज आपने ये साबित भी कर दिया। और उन्होंने महक को खुशी से गले से लगा लिया। मीनाक्षी जी की आंखों में भी आंसू थे। वो भी प्यार से महक के सर पर हाथ फेर रही थीं। तभी कार्तिक बोला, आप सब रुकिए, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। और कहकर वो तेजी से घर से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में कार्तिक ढेर सारे रसगुल्लों का डब्बा लेकर आ गया और टेबल पर रखकर मीनाक्षी जी से बोला, आंटी जी, कान्हा जी को भोग लगाकर हमारी महक का मुंह मीठा करा दीजिए। और ज़्यादा सिर्फ मुझे देना, इसे नहीं, वरना ये मोटी हो जाएगी तो आईएएस की कुर्सी पर बैठ ही नहीं पाएगी, कुर्सी ही टूट जाएगी। ये सुनकर महक गुस्से से उसे मारने के लिए दौड़ी और कार्तिक इधर उधर उससे बचकर भागने लगा। विनोद जी और मीनाक्षी जी भी हंसने लगे। फिर मीनाक्षी जी ने भोग लगाकर सबका मुंह मीठा करवाया और मोहल्ले में भी सबको एक एक डब्बा मिठाई बंटवाई। इधर न्यूज चैनल्स पर आ रही खबरों से सबको पता चल गया था कि किस किस ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। जो जिसे जानता था उन्हें फोन कर कर बधाइयां देने लगे। न्यूज चैनल्स वाले भी उनके घरों पर चल दिए सबको लैब दिखाने के लिए। मीनाक्षी जी और विनोद जी को भी उनके दोस्तों रिश्तेदारों के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे बधाई देने के लिए। और दोनों ही अपने अपने मोबाइल में व्यस्त थे सबका धन्यवाद कहने में। आसपास के लोग भी उनके घर आ रहे थे महक को बधाई देने। क्योंकि महक रैंक 1 में आई थी, इसीलिए सबसे पहले न्यूज़ चैनल्स वाले उसी के घर आने लगे लैब कवरेज टीवी पर दिखाने के लिए। मीडिया वालों को देखकर महक के घर भीड़ बढ़ने लगी। आस पड़ोस के लोगों की अलग अलग चैनल्स के रिपोर्टर महक से सवाल पूछने लगे, मैम कैसा लग रहा है आज आपको इस उपलब्धि को हासिल करके? मैं बहुत खुश हूँ आज। ये सपना मैंने बचपन से देखा है और आज ये पूरा किया मैंने। तो आप सब खुद ही सोच सकते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ। मैम, यूपीएससी की परीक्षा सबसे कठिन मानी जाती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, कोई भी परीक्षा कठिन नहीं होती। अगर हम उसकी पूरी तैयारी करें तो। वो कठिन तभी होती है जब हम पूर्ण तैयारी नहीं करते। अगर हमें कोई काम नहीं आता तो वो हम करें तो हम यही कहेंगे कि ये बहुत कठिन है। लेकिन अगर हम उसको करना सीख लें तो फिर वही हमारे लिए सबसे आसान हो जाता है। यूपीएससी की परीक्षा कठिन बिल्कुल नहीं है। ये तो एक मौका है खुद को निखारने का, खुद के ज्ञान को सीमित से असीमित करने का। मैम, क्या आप तैयारी कर रहे अन्य छात्रों को कोई टिप्स देना चाहेंगी सफल होने के लिए? बस यही कहना चाहूँगी कि अपने सपने को लेकर ईमानदार रहें और जितनी जल्दी हो सके अपना लक्ष्य तय कर उसे पाने की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि जितना ज़्यादा वक्त तैयारी करेंगे सफल होने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। इसी तरह कई सारे सवाल मीडिया महक से पूछ रही थी और महक शालीनता से उनके सवालों का जवाब दे रही थी। लगभग 2 ढाई घंटे तक ये सब चला। उसके बाद मीडिया वालों के जाने के बाद विनोद जी बोले, आप सब तैयार हो जाओ, आज हम घूमने चलेंगे, खाना भी बाहर ही खाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए और तैयार होने चले गए। थोड़ी देर में रेडी होकर चारों बाहर घूमने चले गए। सबने खूब मस्ती की, कई जगहों पर घूमने गए, शॉपिंग की, बढ़िया रेस्टोरेंट में लजीज खाने का मजा लिया और देर रात तक थक हार कर घर आ गए। महक अपने कमरे में सोने चली गई। विनोद जी और मीनाक्षी जी भी सोने जाने लगे। तभी कार्तिक ने उन्हें रोककर कहा, अंकल जी, आंटी जी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है, प्लीज थोड़ी देर बैठिए यहाँ। दोनों सोफे पर बैठते हुए लगभग साथ ही बोले, हाँ बेटा बोलो, क्या बात करनी है?
कार्तिक उनके सामने बैठा और बोला, वो आज मैं आप दोनों से परमिशन मांगना चाहता हूँ। विनोद जी, कैसी परमिशन बेटा? तुम हमारे बेटे जैसे हो, जो बात हो खुलकर कहो। कार्तिक के कंधे को धीरे से दबाते हुए कार्तिक, अंकल जी आंटी जी, मैं ये कह रहा था कि मैं महक से बहुत प्यार करता हूँ, और आज से नहीं, तब से, जब पुराने वाले शहर में आप सब रहते थे और मैं और महक साथ पढ़ते थे। पर मैंने महक को कभी ये बात इसीलिए नहीं बताई क्योंकि मैं चाहता था कि पहले वो आप दोनों के सपने को पूरा करे, उसके बाद मैं उससे अपने दिल की बात बताऊंगा और उसका साथ जिंदगी भर के लिए मांग लूंगा। आज मैं आपसे इसी बात की परमिशन मांग रहा हूँ कि आप दोनों को ये मंजूर है। अगर हाँ, तो मैं महक को प्रपोज करना चाहता हूँ, और अगर नहीं तो मैं कभी अपने दिल की बात उससे नहीं कहूँगा। हमेशा दोस्त बनकर रहूँगा उसका, ऐसे ही। बस पहले आप दोनों की रजामंदी मेरे लिए सबसे पहले है। ये सुनकर विनोद जी और मीनाक्षी जी की आंखों में आंसू आ गए। विनोद जी ने प्यार से कार्तिक के सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी कि हमारी बेटी को इतना प्यार करने वाला लड़का मिलेगा। हम बहुत खुश हैं बेटा इस रिश्ते से, और हम ये भी जानते हैं कि तुम महक से बहुत प्यार करते हो, इसीलिए तुम अब कोई फिक्र मत करो और हमारी बेटी को प्रपोज करने की तैयारी करो। कार्तिक, अंकल, कल मैं सोच रहा हूँ कि एक पार्टी रख लूँ महक के सक्सेस की खुशी में, और वहीं सबके सामने उसे अपने दिल की बात भी बता दूंगा। फिर वो जो कहेगी वो मुझे मंजूर होगा। विनोद जी, गुड आइडिया बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, और हम कल ही एंगेजमेंट भी कर लेंगे, कैसा रहेगा? कार्तिक ये सुनकर ब्लश करने लगा। फिर वो उठा और बोला, मैं 2 मिनट में आया, आप दोनों यहीं रुकिए, और कहकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद आया तो उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने मीनाक्षी जी को वो दिया और कहा कि कल अपनी प्रिंसेस से बोलना यही वाली ड्रेस और ज्वेलरी पहने, बहुत पहले से खरीद कर रखा था इस दिन के लिए। मीनाक्षी जी ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरा और बोली, श्योर बेटा, तुम टेंशन मत लो, कल हमारी प्रिंसेस तुम्हारी क्यों लगेगी, देख लेना। फिर कार्तिक ने उन्हें पार्टी की सारी तैयारी, ड्रेस कोड और वेन्यू समझा दिया और बोला कि वो अपने सारे दोस्तों और जानने वालों को इनवाइट कर दें। उसके बाद तीनों अपने कमरे में चले गए। फिर विनोद जी अपने सारे फ्रेंड्स को फोन करके पार्टी के लिए इनवाइट कर दिया। अगले दिन महक सोकर उठी और नहा धोकर नीचे आ गई तो देखा माँ किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। वो भी उनके पास चली गई और पीछे से उन्हें प्यार से गले लगाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग माँ। मीनाक्षी जी, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, उठ गया? चलो तुम बैठो, ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं लेकर आती हूँ। महक, माँ, कार्तिक नहीं दिख रहा, कहीं गया है क्या? और पापा भी शॉप पर चले गए क्या? कार्तिक ने दोनों को महक से कुछ भी बताने से मना किया था, वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। मीनाक्षी जी नाश्ता लगाते हुए, हाँ बेटा, उसे कुछ काम था तो वो बाहर गया है, और तुम्हारे पापा को भी काम था तो वो भी चले गए। महक, अच्छा कोई बात नहीं, आप भी आ जाओ, साथ में नाश्ता करते हैं। मीनाक्षी जी भी उसके पास बैठ गईं और दोनों नाश्ता करने लगे। बातों बातों में ही मीनाक्षी जी ने महक से पूछ लिया कि उसे कार्तिक कैसा लगता है। वो जानती थी, फिर भी महक के मुंह से ये बात सुनना चाहती थी। महक, माँ, कार्तिक बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मीनाक्षी जी, अच्छा मतलब सिर्फ अच्छा लगता है, प्यार नहीं करती? कोई बात नहीं, फिर हम उसके लिए कोई और लड़की देखते हैं। महक घबरा कर, अरे नहीं माँ, मैं वो। मीनाक्षी जी, क्या वो मैं लगा रखा है, साफ साफ बोलना। और ये सुनकर महक ब्लश करने लगी तो मीनाक्षी जी बोली, शर्मा क्यों रही है, बता ना, अपनी माँ को भी नहीं बताएगी? महक, हाँ माँ, मैं कार्तिक से बहुत प्यार करती हूँ, पर आप दोनों के सपने को पूरा करने की खातिर मैंने कभी उसे ये बात नहीं बताई। पर अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कार्तिक से अपने दिल की बात कहने का। मीनाक्षी जी, मेरा बच्चा, तू सही टाइम का इंतजार कर और आते ही उसे अपने दिल की बात बता देना। मन ही मन वो कह रही थी कि वो दिन आ गया है बेटा, और आज ही अब मेरी बेटी की जिंदगी में एक साथ ढेर सारी खुशियां आएंगी। ऐसे ही दिन निकल गया। शाम को पार्लर वाली घर आ गई तो महक ने मीनाक्षी जी से पूछा, ये क्यों आई हैं? मीनाक्षी जी, वो बेटा, आज हमें एक पार्टी में जाना है तो उसी के लिए तुम्हें तैयार करने के लिए आई है। महक, पर माँ, मैं खुद भी तो तैयार हो सकती हूँ ना, कौन सा पार्टी मेरे लिए होगी कि मुझे पार्लर वाली से तैयार होना चाहिए? मीनाक्षी जी, हाँ बेटा,
पर वो लोग इतने बड़े लोग हैं, उनकी पार्टी में सारे लोग अच्छे से आएंगे, तो हमें भी तो जाना पड़ेगा ना अच्छे से। महक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब हो क्या रहा है। पर माँ की बात वो कैसे मना कर देती। उसने हाँ बोल दिया। फिर मीनाक्षी जी ने उसे वही पैकेट दिया और कहा कि इसमें तुम्हारी ड्रेस और ज्वेलरी है, आज यही पहनना तुम। और फिर पार्लर वाली की तरफ मुड़कर बोली, अच्छे से तैयार करना हमारी प्रिंसेस को, जिससे कि ये सच में किसी रियासत की राजकुमारी लगे। पार्लर वाली, जी मैम, डोंट वरी, मैं इनका बहुत अच्छे से मेकओवर कर दूंगी। फिर वो महक के साथ उसके कमरे में चली जाती हैं। इधर तभी कार्तिक और विनोद जी आते हैं। कार्तिक उनसे कहता है कि उसने सारी तैयारी कर ली है और वो पहले निकल जाएगा। आप दोनों महक को लेकर टाइम से होटल पहुंच जाना, और पता है ना वहां पहुंचकर फिर क्या करना है। दोनों हाँ बोलते हैं। फिर कार्तिक उन्हें एक पैकेट देता है और कहता है, ये मैंने आप दोनों के लिए लिया है, प्लीज मना मत कीजिएगा, और आज आप दोनों यही पहनेंगे। मीनाक्षी जी को पैकेट थमाकर वो अपने कमरे में चला जाता है तैयार होने, और विनोद जी मीनाक्षी जी भी तैयार होने चले जाते हैं। जब तक सब तैयार होकर आते हैं, तब तक कार्तिक तैयार होकर निकल जाता है होटल के लिए। इधर विनोद जी और मीनाक्षी जी भी तैयार होकर आते हैं। ब्लैक कोट पैंट में विनोद जी बहुत हैंडसम लग रहे थे, और रेड साड़ी में मीनाक्षी जी भी बहुत खूबसूरत लग रही थीं। दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं और महक का वेट करने लगते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद महक के रूम का दरवाजा खुलता है। दोनों ऊपर उसके रूम की तरफ देखते हैं। महक को लेकर पार्लर वाली आती है। महक धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है और विनोद जी और मीनाक्षी जी उसे अपलक देखते रह जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि कब महक सीढ़ियां उतरकर उनके बिल्कुल सामने आ खड़ी होती है। महक उन्हें हिलाती है, तब उनकी तंद्रा भंग होती है। महक, ऐसे क्यों देख रहे हो आप दोनों, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? मीनाक्षी जी, आज हमारी प्रिंसेस अच्छी नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी लग रही है। कहते हुए उन्होंने अपनी आंखों से थोड़ा सा काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा दिया। हमारी राजकुमारी को नजर ना लगे किसी की। विनोद जी ने भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। आज महक किसी रियासत की राजकुमारी लग रही थी। रेड कलर का रोजनेट वाला बहुत ही खूबसूरत और हैवी घेरे वाला गाउन पहना, उस पर वाइट डायमंड का इयररिंग्स, चोकर और ब्रेसलेट पहना था। मेकअप उसका एकदम फ्लॉलेस नेचुरल ग्लोइंग किया गया था। उसके खुले सिल्की और स्ट्रेट बालों को खूबसूरती से स्टाइल किया गया था और उन्हें कर्ल भी किया गया था। कुल मिलाकर एकदम परफेक्ट लुक मिला था महक को। फिर विनोद जी ने दोनों को जल्दी चलने को कहा और पार्लर वाली का पेमेंट किया। वो चली जाती है। फिर विनोद जी ने बाहर पार्किंग से अपनी कार निकाली। महक और मीनाक्षी जी के बैठने के बाद उन्होंने कार होटल की तरफ ले ली। लगभग 30 मिनट ड्राइव करने के बाद वो लोग होटल ब्लू मून पहुंच गए। वो एक शानदार सा 5 स्टार होटल था। होटल में पहुंचकर उन्होंने कार पार्किंग में लगाई और फिर महक से बोले, बेटा तुम दोनों अंदर चलो, मुझे एक कॉल आ रही है, वो पिक करके आता हूँ। महक, जी पापा। फिर वो और मीनाक्षी जी होटल के अंदर गए। तभी मीनाक्षी जी के फ़ोन पर भी कॉल आया। उन्होंने कॉल रिसीव किया और हेलो हेलो आवाज़ नहीं आ रही बोलने लगी। फिर वो महक से बोली, बेटा तुम अंदर जाओ, इस दरवाजे से। उन्होंने सामने की तरफ एक दरवाजे की तरफ इशारा किया जो कि थोड़ा बड़ा था। मैं अभी आती हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, एनजीओ से कॉल आया है अर्जेंट, तो मैं अभी आती हूँ। मीनाक्षी जी एक एनजीओ की मेंबर थीं जो गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए काम करती थीं। महक, पर माँ मैं अकेले कैसे? आप दोनों आ जाओ, मैं यहीं वेट कर रही हूँ आपका। मीनाक्षी जी, घबराओ नहीं बेटा, तुम बस अंदर चलो, हम अभी आ जाएंगे। तुम यहाँ अकेले वेट करोगी तो आने जाने वाले लोग पता नहीं क्या सोचें। महक, माँ कोई क्यों कुछ सोचेगा। मीनाक्षी जी, हाँ पर तुम अंदर जाओ, घबराओ नहीं, कार्तिक है। महक खुशी से, क्या कार्तिक भी है यहाँ? मीनाक्षी जी, हाँ बेटा वो भी है, इसीलिए कह रही हूँ कि तुम अंदर जाओ। महक, ठीक है माँ, पर आप और पापा जल्दी आना, ओके। मीनाक्षी जी, हाँ बेटा बस 5 मिनट में आए हम। फिर महक उस दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है और मीनाक्षी जी जल्दी से विनोद जी के पास जाती हैं जो कि वहीं छुपे होते हैं। फिर दोनों जल्दी से दूसरे दरवाजे से हॉल में चले जाते हैं। इधर महक दरवाजे के पास पहुंचती है और उसे खोलने के लिए हाथ आगे करती ही है। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और साथ ही महक के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बरसने लगीं। पहले तो महक डर गई।
दरवाजे के अपने आप खुलने से, मगर जब उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बरसने लगीं तो वो खुशी से झूम उठी। पर उसके मन में अभी भी सवाल भरे थे कि ये सब क्या हो रहा है। अब वह कौतूहल बस आगे बढ़ी। अंदर घुप अंधेरा था। वो धीरे धीरे एक सीध में ही चलने लगी। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ी थी कि उसके ऊपर कहीं से तेज प्रकाश पड़ा। अंधेरे में अचानक तेज लाइट उसके ऊपर पड़ने से वो थोड़ी डर गई और डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी एक धीमा सा बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक बजने लगा और महक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और इधर उधर देखने लगी कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। चारों तरफ अंधेरा ही दिख रहा था। सिर्फ जहाँ वो खड़ी थी वहीं रोशनी हो रही थी। और फिर म्यूजिक के साथ साथ अब किसी के गाने की भी आवाज आई, जिसे पहचानते ही महक के चेहरे पर 10,000 वाट के बल्ब जैसी चमक आ गई। अब महक इधर उधर घूम घूम कर देखने लगी वो आवाज कहाँ से आ रही है, पर अफसोस अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिखा। और फिर महक के ठीक सामने एक और रोशनी पड़ी। उसने देखा वहां कार्तिक बैठा था घुटनों पर माइक पकड़े। फिर कार्तिक ने माइक को नीचे साइड में रख दिया और अपनी जेब से रिंग का बॉक्स निकाला और उसे खोलकर महक के सामने करके बोला, तुम्हें चाहता हूँ बेइंतहा, पर चाहना नहीं आता। ये कैसी मोहब्बत है कि कहना नहीं आता। जिंदगी में आ जाओ हमारी जिंदगी बनकर, कि तुम्हारे बिना हमें जिंदा रहना नहीं आता। आई लव यू महक, विल यू मैरी मी। महक से तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। उसे इतनी खुशी हो रही थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसकी आंखों से बस आंसू गिरने लगे। ये देखकर कार्तिक बोला, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो तुम कह सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। ये सुनकर महक ने आंसू पोंछे और बोली, पागल, ये तो खुशी के आंसू हैं। इतने सालों तक मैंने इंतजार किया है इस दिन का, और तुमने खुद ये बात कह दी। समझ नहीं आ रहा अपनी खुशी का इजहार कैसे करूं। कार्तिक, इसका मतलब हाँ है? तुम्हारी तरफ से हाँ है? महक ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में ऊपर नीचे हिलाया और अपना हाथ आगे कर दिया। कार्तिक की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उसने महक का हाथ प्यार से पकड़कर उसे रिंग पहनाई। रिंग पहनाते ही दोनों के ऊपर ढेर सारे गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात हो गई और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ चारों तरफ रोशनी हो गई। महक ने घूमकर चारों तरफ देखा तो वहां उसके माँ पापा, उनके कुछ फ्रेंड्स थे। वो दौड़कर मीनाक्षी जी के पास गई और उनके गले लग गई। कार्तिक भी उनके पास गया। फिर महक और कार्तिक दोनों ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्होंने उन दोनों को गले से लगा लिया। विनोद जी, बेटा तुमने अपने मम्मी पापा को बोल दिया है ना आने का? कार्तिक, हाँ अंकल, पर उन्हें आने में देरी हो जाएगी। तब तक आप सब पार्टी एंजॉय कीजिए। विनोद जी, ओके बेटा। फिर सब पार्टी एंजॉय करने लगे। डांस, म्यूजिक और डिनर के साथ पार्टी खत्म हो गई। कार्तिक के मम्मी पापा अभी भी नहीं आए थे। धीरे धीरे सारे गेस्ट चले गए। बस कार्तिक, विनोद जी और मीनाक्षी जी और महक ही रह गए। कार्तिक ने अपने पापा को फोन किया। हाँ पापा, कितनी देर में? यहाँ सब लोग चले गए, इतनी देर क्यों हो रही है? अच्छा कोई ना, आप आ जाइए अब जल्दी से। इतना कहकर कार्तिक ने फोन काट दिया और विनोद जी से बोला, अंकल पापा को एक जरूरी मीटिंग थी, इस वजह से देर हो गई। वो बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। विनोद जी, कोई बात नहीं बेटा, आराम से आने दो। लगभग 10-15 मिनट के बाद ही कार्तिक के मम्मी पापा यानी कि मिस्टर मनीष पांडे और मिसेस सुलेखा पांडे होटल पहुंच गए। कार्तिक ने उन्हें बता दिया था कि वो हॉल में ही है, तो वो सीधे उधर ही बढ़ गए। हॉल के अंदर जैसे ही वो घुसे, कार्तिक ने उन्हें देखा और दौड़कर उनके पास गया और उनके गले लग गया। दोनों से मिलकर कार्तिक उन्हें विनोद जी और मीनाक्षी जी जहाँ बैठे थे वहाँ ले गया। जैसे ही विनोद जी और मीनाक्षी जी ने एक दूसरे को देखा, वो चौंक गए। दोनों लगभग एक साथ ही बोले, मनीष तू, विनोद तू। और फिर अचानक ही मनीष जी की आंखों में आश्चर्य की जगह गुस्से ने ले लिया। वो लगभग चीखते हुए बोले, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो मैं उसी दिन जान से मार देता, पर तू भाग गया, इसीलिए बच गया। अब दोबारा हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे सामने आने की? सब लोग हैरानी से उन्हें देख रहे थे। विनोद जी की नजरें झुक गईं। वो बहुत कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे। मनीष जी को ऐसे गुस्सा करते देख कार्तिक उनसे बोला, पापा ये विनोद अंकल हैं, महक के पापा। मनीष जी,
अच्छा, तो ये हैं हमारे होने वाले समधी। औकात देखी है अपनी, दो कौड़ी की भी नहीं। और तू मेरा समधी बनेगा? तुझसे मैं नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करूँगा? नहीं, हरगिज नहीं। दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से, इससे पहले कि मैं तेरे साथ कुछ गलत करूं। विनोद जी, मनीष मेरी बात तो सुन। विनोद जी की बात अधूरी रह गई, उससे पहले ही मनीष जी चीख पड़े। बोला ना तुझसे, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। उनका गुस्सा देखकर विनोद जी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वैसे भी जो सच्चाई थी उसे बताने से ही उन्हें डर लग रहा था। उन्होंने महक और मीनाक्षी जी को चलने का इशारा किया। तीनों बाहर जाने लगे तो कार्तिक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर मनीष जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। विनोद जी मीनाक्षी जी और महक को लेकर घर चले गए। इधर कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या हो गया, और पापा और विनोद अंकल एक दूसरे को कैसे जानते हैं, और वो ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। उसने अब मनीष जी से कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि मनीष जी बोल पड़े। जानता हूँ बहुत सारे सवाल होंगे तुम्हारे मन में, पर हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। तुम विनोद की बेटी से प्यार करते हो और मैं विनोद से सख्त नफरत करता हूँ। उसके घर से अपने घर का रिश्ता मैं हरगिज नहीं जोड़ूंगा। और अब तुम भी यहाँ नहीं रहोगे, वापस गांव चलोगे। अब तुम हवेली में ही रहोगे, समझे तुम। कार्तिक, मैं प्यार करता हूँ महक से, और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप दोनों के बीच क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन शादी तो मैं महक से ही करूंगा। मनीष जी, क्या बात है, अब तुम अपने बाप से ही जुबान लड़ा रहे हो। सुन लो तुम भी कान खोल कर, दुनिया की किसी भी लड़की से शादी करो, पर विनोद के घर से मैं कोई रिश्ता नहीं जोड़ूंगा, समझे तुम। और मैंने एक बार कह दिया कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, अब मतलब नहीं रहोगे। सुलेखा जी, पर वहाँ से खतरा है, मैं अपने बच्चे की जान जोखिम में नहीं डाल सकती। मान जाइए ना, पुरानी सारी बातों को भूल जाइए। हमारे बच्चे की खुशी से बढ़कर है क्या आपकी नफरत? मनीष जी, जानता हूँ, पर मेरी बहन की खुशी उसका क्या जिस इंसान की वजह से मेरी इकलौती बहन मुझसे छिन गई। आज तुम लोग चाहते हो कि मैं उसके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करूं? हरगिज नहीं। विनोद से मैं नफरत करता हूं, सिर्फ नफरत। तुम कार्तिक की फिक्र मत करो, इसे कुछ नहीं होगा वहां, और समझा दो इसे अच्छे से, वरना मैं सख्ती करने पर मजबूर हो जाऊंगा। इतना बोलकर मनीष जी तेजी से हॉल से बाहर चले गए। अब सुलेखा जी कार्तिक के पास गईं और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा तो वो उनके गले लग गया। कार्तिक, माँ मैं महक के बिना नहीं रह सकता। माँ पापा को समझाओ ना, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। माँ आप तो समझो, मैं प्यार करता हूँ महक से, नहीं जी पाऊंगा मैं उसके बिना माँ। इतना कहते कहते कार्तिक बिलक बिलक कर रोने लगा। सुलेखा जी, मेरा बच्चा मैं जानती हूँ, पर तू भी समझने की कोशिश कर। अभी तेरे पापा बहुत गुस्से में हैं, उनकी बात मान ले अभी और घर चल, बाद में हम उनसे बात करेंगे। कार्तिक, पर माँ पापा तो कोई बात नहीं सुन रहे ना। ना जाने ऐसा क्या कर दिया विनोद अंकल ने कि वो उनसे इतनी नफरत करते हैं। माँ मैं कैसे मनाऊं पापा को। सुलेखा जी, बेटा तू एक बार विनोद जी से ही बात कर, क्योंकि इस बारे में मुझे भी नहीं पता। तू उन्हीं से बात कर, फिर समझ में आएगा क्या करना है। अभी तू बेटा अपने पापा की बात मान और घर चल। ज्यादा गुस्सा उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तू जानता है ना। सुलेखा जी ने आशा भरी नजरों से कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक, हाँ माँ, आप फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि पापा को तकलीफ हो। चलो बाहर चलते हैं पापा के पास। सुलेखा जी, हाँ बेटा। फिर दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मनीष जी कहीं नहीं दिख रहे। फिर वो रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं, वो बताती है कि वो बाहर चले गए। दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि मनीष जी सिगरेट पी रहे थे। दोनों उनके पास जाते हैं। कार्तिक, ठीक है पापा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं जॉब से रिजाइन देकर कल घर वापस आ जाऊंगा। मनीष जी, हम गुड। सुलेखा गाड़ी में बैठो। सुलेखा जी कार्तिक के गले मिलती हैं। फिर कार्तिक मनीष जी के पास जाता है। वो उसे इग्नोर करते हैं, पर कार्तिक जबरदस्ती उनके गले लग जाता है। मनीष जी के ना चाहते हुए भी उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आखिर बाप हैं वो, कितने सालों के बाद मिल रहे थे उसे, पर हालात ऐसे हो गए कि क्या करें। इकलौता बेटा था कार्तिक उनका, अगर वहां उसकी जान को खतरा ना होता तो वो कभी अपने बेटे को इतनी दूर नहीं रखते। वो कार्तिक से अलग हुए और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। सुलेखा जी ने भी उसे प्यार किया और दोनों कार में बैठकर चले गए। फिर कार्तिक ने भी
अपनी कार पार्किंग से निकाली और महक के घर की तरफ गाड़ी घुमा दी। महक के घर पहुंचकर उसने देखा कि मीनाक्षी जी और विनोद जी उदास सोफे पर बैठे थे। महक वहां नहीं थी, शायद वो अपने कमरे में थी। कार्तिक भी उनके पास बैठ गया और फिर सर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मेरी वजह से आज इतना कुछ हो गया। विनोद जी, नहीं नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम क्यों माफी मांग रहे हो बेटे? बेटे हो तुम हमारे। और आज तो मुझे ये जानकर और भी खुशी हुई कि तुम मनीष के बेटे हो। कार्तिक, पर अंकल आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं और पापा आपसे इतना नाराज क्यों हैं? विनोद जी, लंबी कहानी है बेटा। मैं और मनीष बचपन के दोस्त हैं। बचपन से हमने साथ में ही खेल कूद कर पढ़ाई लिखाई सब की। मैं अनाथ था और वहीं के अनाथ आश्रम में रहता था बचपन से ही, पर फिर भी मनीष मुझे बहुत प्यार करता था। भाई मानते थे हम एक दूसरे को। धीरे धीरे हम बड़े हुए और स्कूल से कॉलेज में आ गए। मैं हमेशा उसके घर आता जाता रहता था। मनीष की एक ही बहन थी, साक्षी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। साक्षी को कब मुझसे प्यार हो गया मुझे भी नहीं पता। मैं तो उससे ज्यादा मिलता भी नहीं था, न ही कभी मैंने उसके लिए कुछ महसूस किया था। मनीष की तरह मैं भी उसे अपनी छोटी ही बहन मानता था, पर वो मुझसे प्यार करने लगी थी। लेकिन मैं मीनाक्षी से प्यार करता था। साक्षी ने अपने घर वालों से कह दिया कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझसे ही शादी करेगी। मनीष उससे बहुत प्यार करता था और उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। जब उसने ये बात सुनी तो उसने तुरंत मान लिया और मुझसे कहा कि मैं उसकी बहन से शादी कर लूं। उस दिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप चला आया। फिर मैंने साक्षी को फोन करके बाहर मिलने के लिए बुलाया, जिससे उसे समझा सकूं। मैं साक्षी का इंतजार उसके घर के पास ही बगीचे में कर रहा था। वो मुझसे मिलने आई। फिर मैंने उसे समझाया कि मेरे साथ वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि मैं मीनाक्षी से प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी कर भी लूँ, पर जब प्यार ही नहीं कर पाऊंगा उससे तो वो कैसे खुश रहेगी। वो मेरी बात समझ गई। सच कहूँ तो उसने मेरी खुशी के लिए खुद के जज्बातों का गला घोटा था। वो बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे और मीनाक्षी के बीच कभी नहीं आऊंगी। मैंने उससे कहा कि वो मुझे भूलकर आगे बढ़े जिंदगी में, वरना मुझे हमेशा ये बात सालती रहेगी कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो बोली कि तुम चिंता मत करो, मैं आगे बढ़ूंगी। मैं आज ही घर जाकर इस शादी के लिए मना कर दूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरे लिए खुद से ज्यादा तुम्हारी खुशी मायने रखती है। मैं वहाँ अब और नहीं रुक सका। मैं तुरंत वहाँ से चला गया और अगले ही दिन मेरे एक दोस्त ने आकर बताया कि साक्षी ने अपने घर के पास वाले बगीचे में एक पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मैंने जब ये सुना तो मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि साक्षी ऐसा कुछ कर सकती है। मैं तुरंत उसके पास जाने को हुआ तो मेरे दोस्त ने ये कहकर मुझे रोक लिया कि साक्षी ने अपनी मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया है। मैंने उसके प्यार को ठुकरा दिया, इसलिए उसने आत्महत्या की। और इस बात से मनीष बहुत ज्यादा गुस्सा था उससे, और उसने मुझे मारने के लिए आदमी भेजे हैं। मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर चला जाऊं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मनीष ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजे होंगे। उसके बाद गिरीश वहां से चला गया, पर मेरा मन नहीं मान रहा था कि साक्षी ने आत्महत्या की है। मैं उस दिन रात में छुपते छुपाते उसी बगीचे में गया, कुछ ऐसा ढूंढने जिससे मुझे पता चल सके क्या सच में साक्षी ने आत्महत्या की थी। मैं बगीचे में इधर उधर ढूंढ रहा था। वो बगीचा मनीष का ही था। वो वहाँ एक कमरा भी बनवा रहा था। बगीचे की रखवाली करने वाले के लिए उस अर्धनिर्मित कमरे में गया तो देखा वहां साक्षी के वही कपड़े फटे हुए पड़े थे जिसे पहनकर वो मुझसे मिलने आई थी। मुझे सब समझते देर ना लगी, पर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बात कैसे बताऊं। घर की इज्जत का सोचकर किसी ने पुलिस भी नहीं बुलाई थी। पुलिस को भी तब खबर मिली थी जब साक्षी का अंतिम संस्कार हो चुका था। मैं बगीचे से सीधे मनीष की हवेली की तरफ चल दिया। मैं उसे बताना चाहता था कि साक्षी ने आत्महत्या नहीं की थी, हत्या हुई है उसकी। वो चिट्ठी भी झूठी थी। मैं मनीष की हवेली पहुंचकर जैसे ही गेट पर कदम रखा, गेट पर खड़े चौकीदारों ने मुझे पकड़ लिया और एक ने जाकर अंदर से मनीष को बुला लिया। मनीष के साथ उसके पिताजी भी बाहर आ गए। मुझे देखते ही मनीष ने मुझे मारना शुरू कर दिया।
वो बहुत गुस्से में था। मैंने उसे कितनी बार बताने की कोशिश की, पर उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। किसी तरह मैं वहां से अपने रूम पर आया। मनीष को मुझसे इतनी नफरत हो गई थी कि वो मेरी परछाई तक से नफरत करने लगा था। फिर मैं मीनाक्षी से शादी करके दूसरे शहर में आ गया। वो भी मैं आया नहीं, मनीष ने ही मुझसे कहा था कि मैं जितनी जल्दी हो सके उससे बहुत दूर चला जाऊं और फिर कभी लौट कर ना आऊं। इतना कहते कहते विनोद जी फपक फपक कर रो पड़े। मीनाक्षी जी और कार्तिक की आंखों में भी आंसू थे। फिर कार्तिक ने जल्दी से विनोद जी को पानी दिया। पानी पीकर उन्होंने थोड़ी सांस ली। फिर बोले, बेटा, मनीष का गुस्सा और उसकी नफरत अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर उसे सच्चाई नहीं पता है और मुझे भी नहीं पता कि साक्षी की हत्या किसने की। जब तक कि ये सारी सच्चाई मनीष को पता नहीं चल जाएगी, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। कार्तिक, आप चिंता मत कीजिए अंकल, मैं करूँगा सब ठीक। मैं पता लगाऊंगा सारी सच्चाई और अपनी बुआ को इंसाफ दिलाऊंगा और आप दोनों को फिर से एक कराऊंगा। मैं कल गांव वापस जा रहा हूँ, पापा ने कहा है, और मैं जाऊंगा तो सारी सच्चाई भी पता करूंगा। आप निराश मत होइए, मैं महक से प्यार करता हूँ और उसका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर भरोसा रखिए अंकल। विनोद जी, हमें तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, अब तुमसे ही उम्मीद है। मैं तो कुछ नहीं कर सका, पर तुम साक्षी को इंसाफ जरूर दिलवाना। कुछ दिनों में महक भी ट्रेनिंग के लिए चली जाएगी। कार्तिक, आप चिंता मत कीजिए अंकल, जब तक महक की ट्रेनिंग पूरी होगी मैं सब ठीक कर दूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। अच्छा, महक अपने कमरे में है ना? मीनाक्षी जी, हाँ बेटा, वो अपने कमरे में ही है। कार्तिक वहां से उठकर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ मुड़ा ही था कि देखा महक अपने कमरे में जा रही थी। वो भी ऊपर उसके कमरे में चला गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा महक खिड़की के पास खड़ी थी। वो धीरे धीरे उसके पास गया और उसे अपनी तरफ घुमाया। महक ने अपना सर नीचे कर लिया। कार्तिक ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने उसके आंसू पोंछे और कहा, रो क्यों रही है डफर? मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम बस खुद पर ध्यान दो, क्योंकि कुछ दिनों में ट्रेनिंग के लिए भी तो जाना है ना। और मैं वादा करता हूँ जब तुम वापस आओगी तब तक सब ठीक कर चुका होगा। और देखना, माँ पापा खुद तुम्हें अपनी बहू बनाकर ले जाएंगे। तुम्हें भरोसा है ना अपने कार्तिक पर? महक ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वो उसके गले लग गई। दोनों काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर कार्तिक ने महक को सोने के लिए कहा, उसे लेकर बेड पर आया और उसे लिटाकर कंबल उड़ा दिया। फिर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर में महक सो गई तो वो उठा और जाने को हुआ कि रुक गया। महक ने उसके हाथ पकड़ लिए थे। वो वहीं बैठ गया कि कहीं महक ना जाग जाए। बैठे बैठे ही वो सो गया। सुबह उसकी नींद टूटी तो देखा महक सो रही थी। उसने उसे सोने दिया और उठकर अपने कमरे में आ गया। फिर फ्रेश होकर नहा धोकर जल्दी से नीचे आया तो मीनाक्षी जी ने उसके लिए जल्दी से नाश्ता लगा दिया। नाश्ता करके कार्तिक ऑफिस चला गया रिजाइन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने। ऑफिस से फ्री होकर वो घर आया तो मीनाक्षी जी किचन में थी और वो किचन में ही चला गया। पानी पीते हुए ही पूछा कि अंकल कहाँ हैं? मीनाक्षी जी बोली, थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम खाना खा लो तब तक। कार्तिक, महक कहाँ है? उसने खाया? मीनाक्षी जी, हाँ वो ऊपर है, शायद अपने कमरे में। फिर खाना खाकर कार्तिक ऊपर महक के कमरे में गया तो वो वहां नहीं थी। फिर वो अपने कमरे में आया तो देखा कि महक उसका सामान पैक कर रही थी। कार्तिक, अरे महक, तुम क्यों कर रही हो? मैं कर लूंगा। महक, अच्छा जी, क्यों, शादी के बाद भी मना करोगे क्या? करने दो ना, वैसे आज जा ही रहे हो, पता नहीं कब मिलेंगे हम। उदास होते हुए, कार्तिक, चिंता मत करो मेरी जान, मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी फिर शादी भी कर लूंगा। महक उसके गले लगते हुए बोली, अपना ध्यान रखना। कार्तिक, हाँ, और प्रॉमिस करो कि तुम भी अपना ध्यान रखोगी। महक, पक्का प्रॉमिस, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। कार्तिक, मुझे भी, पर पास आने के लिए दूर तो जाना ही होगा ना। अब सिर्फ हमारी खुशी नहीं, हमारे परिवार की खुशी भी हमसे जुड़ी है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। महक, हम। फिर कार्तिक अपना सामान लेकर नीचे आया, साथ में महक भी। विनोद जी और मीनाक्षी जी से विदा लेकर वो चला गया। तीनों ने भरी आंखों से उसे बाय बोला। कार्तिक अपनी कार में बैठा और अपने गांव की तरफ निकल गया।
अगले दिन कार्तिक अपने गांव पहुंच गया। वो बचपन से ही गांव से दूर रहा था, इसलिए उसे कोई नहीं पहचान पाया उस गांव में। मनीष जी ने अपने कुछ आदमियों को पहले से ही गांव के बाहर भेज दिया था कार्तिक को हवेली तक लाने के लिए। कार्तिक उनके साथ हवेली पहुंचा। उसके घर में आते ही जैसे एक रौनक सी आ गई। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अब उस घर का इकलौता बेटा जो था वो सबकी आंखों का तारा था। मनीष जी तो उसे कभी बाहर नहीं रहने देते, पर सुलेखा जी डरती थीं कि कहीं कार्तिक को कोई नुकसान न पहुंचा दे उनके दुश्मन। बचपन में कई बार उस पर जानलेवा हमला हुआ था, तो वो ईश्वर की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ, पर सुलेखा जी के मन में डर बैठ गया था। एक ही तो बेटा था उनका, उसे भी कुछ हो गया तो कैसे जी पाएंगी वो। आइए अब कार्तिक के परिवार वालों से आप सबका परिचय करा दें। कार्तिक के परिवार में उसके बाबा, अम्मा, ताऊ जी, माँ, पापा, ताऊ जी की बेटी और कार्तिक की छोटी बहन पल्लवी रहती है। बाबा का 10 साल पहले एक दुर्घटना में आधा शरीर पैरालाइज हो गया था, जिसकी वजह से वो बोल भी नहीं पाते। ताई जी की मौत पल्लवी को जन्म देते ही हो गई थी, जिसकी वजह से सुलेखा जी ने ही उसका पालन पोषण किया। उन्होंने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। कार्तिक भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। कार्तिक के माँ पापा से तो आपने मिल ही लिया है। कार्तिक के माँ पापा मनीष पांडे जी की खुद की बहुत सारी फैक्ट्री हैं। दोनों भाई मिलके फैक्ट्री और कंपनी का काम संभालते हैं। पैसे रुपए की तो कोई कमी नहीं है। उस गांव में सबसे धनी वही हैं। इसी वजह से उनके कई दुश्मन भी हैं वहाँ। सुलेखा जी घर पर ही रहकर घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती हैं। कार्तिक ने आगे बढ़कर बारी बारी से माँ और अम्मा के पैर छुए। दोनों ने उसे गले लगा लिया। पल्लवी रुआंसा होते हुए, हाँ हाँ, सिर्फ माँ और अम्मा से ही मिलना है, मैं तो दिख ही नहीं रही ना आपको। कार्तिक, अरे पगली, तुझे कैसे नहीं देखूंगा, तू तो जान है मेरी। चला जा, अपने भाई के गले नहीं लगना क्या। बाहें फैलाते हुए पल्लवी खुशी से दौड़कर उसके गले लग जाती है। पल्लवी, अच्छा मेरे गिफ्ट्स कहाँ हैं, लाए हो या भूल गए आप। कार्तिक, भूल कैसे सकता हूँ, मुझे अपनी जान से प्यार है बहुत, और मुझे पता है अगर नहीं लाया ना तो तू मुझे जीने नहीं देगी। अम्मा, अरे लड़के को आराम भी करने देगी, तोहफे बाद में ले लेना। इतनी दूर से लल्ला थका हारा आया है, जा उसे उसके कमरे में लेके जा। पल्लवी, जी अम्मा। चलो भाई, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगा रही हूँ। सुलेखा जी, पल्लवी तू अपने भाई के साथ जा, मैं खाना लगा रही हूँ। कार्तिक, मुझे बाबा से मिलना है पहले, मैं उनके कमरे में जा रहा हूँ। पल्लवी, चलो भाई मैं भी चलती हूँ आपके साथ। दोनों बाबा के कमरे में जाते हैं। कार्तिक आगे बढ़कर बाबा के पैर छूता है। उसे देखकर उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है, चेहरे पर खुशी के भाव आ जाते हैं। वो अपने टेढ़े हाथों को ही मुश्किल से ऊपर करके उसे आशीर्वाद देते हैं। कार्तिक, कैसे हैं आप, मुझे बहुत याद आती थी आप सबकी। बदले में बाबा अपना सर हिलाते हैं। कार्तिक उनकी गोद में अपना सर रखकर वहीं नीचे बैठ जाता है। नारायण दास जी उसके सर पर हाथ फेरते हैं। कार्तिक, आपको पता है बाबा, मैं महक से बहुत प्यार करता हूँ, पर पापा ने इसलिए शादी से मना कर दिया क्योंकि वो विनोद अंकल की बेटी है। बाबा, मैं महक के बिना नहीं रह सकता, क्या करूँ, कैसे मनाऊं मैं उन्हें। इतना कहते कहते कार्तिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नारायण दास जी बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर वो भी मजबूर थे। उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए। पल्लवी, ओहो भाई, देखो तो रुला दिया ना बाबा को। आप फिक्र क्यों करते हो, सब सही हो जाएगा। भाभी तो मेरी महक भाभी ही बनेंगी। क्यों बाबा, सही कहा ना मैंने। नारायण दास जी मुस्कुराकर सिर हिला देते हैं। ये देखकर कार्तिक भी मुस्कुरा देता है। तभी मेहरी कमरे में आकर कहती है, मेम साहब ने खाने पर बुलाया है आप तीनों को। कार्तिक, हाँ हम अभी आते हैं, चलिए बाबा, आज अपने पोते के हाथ से खाना खाएंगे आप। ये सुनकर नारायण दास जी मुस्कुरा देते हैं। कार्तिक पल्लवी की मदद से उन्हें व्हील चेयर पर बिठाता है और बाहर डाइनिंग रूम में लेकर आता है। वहाँ बस सुलेखा जी और अम्मा होती हैं। कार्तिक, माँ, पापा और ताऊ जी कहाँ हैं। सुलेखा जी, बेटा, उन्हें कोई ज़रूरी काम था, इसलिए सुबह ही चले गए, दोपहर तक आएंगे, तुम लोग खाना खा लो। खाना खाते हुए पल्लवी, पेट भरकर खा लो भाई, वहाँ तो आपको मिलता नहीं होगा माँ के हाथों का इतना टेस्टी खाना। कार्तिक, वहाँ मीनाक्षी आंटी थी ना। बोलते बोलते कार्तिक रुक गया और सुलेखा जी की तरफ देखने लगा। सुलेखा जी, तू चिंता मत कर बेटा, सब सही हो जाएगा।
अम्मा, हाँ लल्ला, बहू ठीक कह रही है। तू जिसे चाहता है उसी से तेरी शादी कराएंगे। अपने पापा की फिक्र मत कर, उसे भी मानना ही पड़ेगा। समय और भोलेनाथ पर भरोसा रख तू। पल्लवी स्थिति को गंभीर होते देखकर बोली। पल्लवी, अच्छा ये बताओ, महक भाभी दिखती कैसी हैं? उनकी फोटो लाए हो? कार्तिक, हाँ लाया हूँ। तू देखेगी तो तुझे अपने भाई की पसंद पर नाज होगा। पल्लवी आश्चर्य से, अच्छा वो इतनी सुंदर हैं क्या? सुलेखा जी, सही कह रहा है तू। सच में ही महक तो मुझे पहली बार में ही पसंद आ गई थी। कितनी खूबसूरत है वो, और ऊपर से उसकी वो मासूमियत। पर अफसोस कि ना बात करने का मौका मिला, ना उसे जानने का। कार्तिक, अरे माँ आप फिक्र मत करो, मैं आप सबकी बात कराऊंगा फोन पर उससे। पल्लवी, सच्ची? फिर तो मैं सबसे पहले करूंगी, और बहुत सारे सवाल पूछने हैं भाभी से। कार्तिक, हाँ छुटकी, तू ही करियो पहले। मैं खाना खाकर फिर वीडियो कॉल करूंगा। आप सब बात कर लेना महक से। फिर सब खाना खाने से फ्री होते हैं और लिविंग रूम में आ जाते हैं। कार्तिक के बाबा भी वहीं होते हैं। कार्तिक जाकर अपना लैपटॉप और फ़ोन लेकर आता है। फिर पहले महक को फ़ोन करता है और एक रिंग में ही फ़ोन रिसीव हो जाता है, जैसे महक उसी के फ़ोन का इंतजार कर रही थी। कार्तिक, हेलो। महक, हेलो, तुम पहुंच गए? कोई परेशानी तो नहीं हुई? सब ठीक है ना वहाँ? तुमने बात की अंकल से? मैं तुम्हारे फ़ोन का कब से इंतजार कर रही थी। महक सब कुछ जल्दी जल्दी एक सांस में ही बोल गई। कार्तिक, अरे अरे महक आराम से, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, यहाँ भी सब ठीक हैं। सुबह ही आया हूँ, पापा से अभी नहीं बात हुई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हें पता है यहाँ सब तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम लैपटॉप ऑन करो, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। ओके। महक, अच्छा पर मैं कैसे करूँ? सबसे मुझे शर्म आ रही है। क्या बात करूँगी सबसे? कार्तिक, तुम फिक्र मत करो और शर्माओ नहीं, यहाँ सब तुम्हें बहुत मानते हैं। तभी सुलेखा जी कार्तिक के हाथ से फ़ोन ले लेती हैं और बोलती हैं, बेटा अपनी माँ से बात करने में कैसी शर्म, हम क्या इतने पराए हैं कि तुम हमसे बात नहीं करोगी? महक, नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। सुलेखा जी, तो फिर तुम मुझे आंटी नहीं माँ कहकर बुलाओगी, जैसे कार्तिक मुझे बुलाता है? महक, जी आंटी, सॉरी माँ। दोनों हंसने लगते हैं। फिर महक वीडियो कॉल करने का कहकर फ़ोन काट देती है। थोड़ी देर बाद ही महक की वीडियो कॉल आती है। सब लोग लैपटॉप के सामने बैठ जाते हैं। कार्तिक कॉल रिसीव करता है। महक हाय करती है सबको। फिर कार्तिक बाबा की तरफ दिखाकर कहता है, ये बाबा हैं मेरे, और मेरे बेस्ट फ्रेंड भी। महक उन्हें नमस्ते करती है तो बाबा मुश्किल से अपने हाथों को उठाकर उसे आशीर्वाद देते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई देती है। इसी तरह कार्तिक सबसे मिलवाता है। फिर पल्लवी लैपटॉप लेकर अंदर चली जाती है महक से अकेले में बात करने। पल्लवी, भाभी आप तो बहुत खूबसूरत हो, मेरे खड़ूस से भाई को कैसे पसंद कर लिया? महक मुस्कुराते हुए, आपके भाई मुझसे भी अच्छे हैं। मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की मना नहीं कर पाएगी। कॉलेज में भी आधी लड़कियों को कार्तिक का ही क्रश था। पल्लवी, हाँ वो तो सही कहा आपने। अच्छा भाभी आप दोनों कहाँ मिले, कैसे प्यार हुआ, सब बताओ ना प्लीज। महक, मिले तो हम स्कूल टाइम में ही हैं, एंड प्यार भी तभी हुआ था, बस बताने में इतना वक्त लग गया। पल्लवी, अच्छा भाभी, इतने साल तक भाई आपके घर रहे, फिर भी आपने उनसे प्यार का इजहार नहीं किया, इतना कंट्रोल कैसे? आई मीन ये बहुत मुश्किल होता है ना। महक, हाँ सही कहा आपने, पर मेरी मजबूरी थी। मुश्किल तो बहुत था, पर नामुमकिन नहीं। और फिर हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये और आसान हो गया, क्योंकि दोस्ती तो नॉर्मल लगता है सब। पल्लवी, अच्छा भाभी आप क्या करती हो? महक, मैं आईएएस ऑफिसर बन गई हूँ, 2 दिन बाद ट्रेनिंग के लिए मंसूरी जाने वाली हूँ। पल्लवी, वाह भाभी, फिर तो आप मेरी हेल्प करना, मैं भी आईएएस ऑफिसर ही बनना चाहती हूँ। महक, हाँ बिल्कुल, पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ही ज़्यादा चांस है। आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दो। पल्लवी, ओके भाभी, मैं पूरी तैयारी करूँगी। लव यू सो मच। महक, लव यू टू। तभी कार्तिक आ जाता है। कार्तिक, क्या हो रहा है? लगता है मेरी होने वाली बीवी से मेरी बुराई हो रही है। पल्लवी, देख लो भाभी, इनको तो मैं हमेशा ही खटकती रहती हूँ। महक हंसते हुए, नहीं कार्तिक,
तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं हो रही है और तुम्हारी बुराई भी होगी तो कौन सा मैं तुम्हें छोड़ देने वाली हूँ। और फिर तीनों हंसने लगते हैं। ऐसे ही हंसी मजाक के साथ बात करते हैं तीनों। फिर कार्तिक पल्लवी को बाहर भेज देता है जिससे महक से थोड़ी देर अकेले में बात कर सके। कार्तिक, कैसी हो तुम? महक, ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद आ रही है। कार्तिक, मुझे भी। महक, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। कार्तिक, तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? महक, खुद से भी ज्यादा। कार्तिक, 2 दिन बाद तुम्हें जाना है ना, सारी चीजों की पैकिंग कर लेना अच्छे से और गर्म कपड़े जरूर रख लेना। महक, हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। कार्तिक, हाँ, तुम चिंता मत करना, जब तुम वापस आओगी मैं सब ठीक कर चुका होऊंगा। महक, मुझे भरोसा है तुम पर। तभी कार्तिक को उसकी माँ बुलाती है। कार्तिक, आया माँ? अच्छा महक, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ओके, तुम अपना ध्यान रखना। बाय, लव यू। महक, लव यू टू, बाय। फिर कार्तिक फोन रखकर बाहर जाता है तो देखता है उसके पापा और ताऊ जी आ गए होते हैं। वो उनके पास जाता है और दोनों के चरण स्पर्श करता है। दोनों आशीर्वाद देते हैं उसे। फिर वो लोग आपस में बातें करते हैं। काफी देर तक सब बातें करते हैं। सुलेखा जी वहीं सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हैं। फिर तो बातों की महफिल सज जाती है। सबको ही कार्तिक से ढेर सारी बातें करनी होती हैं। आखिर इतने सालों के बाद वो घर वापस आया था। बात करते करते कब दिन ढलने लगता है किसी को पता ही नहीं चलता। तभी घड़ी शाम के 4 बजने का इशारा करती है। कार्तिक के पापा और ताऊ जी को काम होता है कुछ, तो वो दोनों चले जाते हैं। सुलेखा जी भी किचन के कामों में मसरूफ हो जाती हैं। अम्मा बाबा को लेकर घर से सटे बगीचे में लेकर चली जाती हैं। कार्तिक पल्लवी से कहता है कि उसे आम के बगीचे में घूमना है। पल्लवी मना करती है तो वो जिद करने लगता है। पल्लवी समझाती है कि वहां जाने की इजाजत नहीं है, सब नाराज होंगे, पर कार्तिक नहीं मानता। पल्लवी, अच्छा ठीक है, पर माँ से आप बोलोगे, मैं नहीं। कार्तिक, हाँ ठीक है, चल। दोनों किचन में जाते हैं। कार्तिक पल्लवी से इशारा करता है माँ से कहने के लिए। इस पर पल्लवी उसे ही इशारे से कहती है कि नहीं, तुम कहो। उन दोनों की इशारेबाजी देखकर सुलेखा जी पूछती हैं, क्या ऐसे आपस में इशारे कर रहे हो? साफ साफ बोलो ना, क्या कहना है? इस पर कार्तिक तपाक से बोलता है, हाँ माँ, ये पल्लवी आपसे कुछ कह रही थी। और इतना कहकर वो पल्लवी को कोहनी मारता है। सुलेखा जी, हाँ बेटा बोलो, क्या कह रही थी? पल्लवी गुस्से से कार्तिक को घूरते हुए, मैं तो कुछ नहीं कह रही थी, भाई कह रहे थे आपसे कुछ। क्यों भाई? बोलिए, माँ को बताइए, क्या कह रहे थे? इतना कहकर पल्लवी ने कार्तिक को आंख मारी तो कार्तिक ने उसे घूर कर देखा। सुलेखा जी झुंझलाकर, ये क्या बचपना है, साफ साफ बताओ ना, कौन क्या कह रहा है? तब कार्तिक ने ही हिम्मत जुटाकर कहा, माँ, आम के बगीचे में जाऊं क्या घूमने? ये सुनकर सुलेखा जी गुस्सा हो जाती हैं। नहीं, वहां बिल्कुल नहीं जाओगी तुम, उस मनहूस बगीचे में। कार्तिक, पर माँ, ऐसा क्या है वहां? आम का बगीचा ही तो है। सुलेखा जी, मैंने कहा ना, वहां नहीं जाओगे। हर बात की जिद मत किया करो। अब तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे बहुत काम है। दोनों सिर झुकाए बाहर चले आते हैं। पल्लवी कार्तिक को लेकर छत पर आ जाती है। कार्तिक, ऐसी क्या बात हो गई छुटकी कि माँ मना कर रही है बगीचे में जाने से? पल्लवी, ठीक से तो मुझे भी नहीं पता भाई, पर मैंने सुना है कि वहाँ उस बगीचे में जो भी जाता है उसकी सिर्फ लाश ही मिलती है और हर 2-4 महीने पर गांव की कोई लड़की गायब हो जाती है और अगले दिन उसकी बिना कपड़ों और बहुत बुरी हालत में उसकी लाश मिलती है। कार्तिक, तो लोग पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? पल्लवी, गांव की बदनामी के डर से नहीं जाते। कार्तिक, तो क्या पापा ने इस मामले में कुछ नहीं किया? आखिर बाबा हमारे इस गांव के सरपंच जो रह चुके हैं, तो पापा को तो कुछ करना चाहिए ना। पल्लवी, हाँ, छोटे पापा ने तो गांव वालों से कहा था पुलिस बुलाने को, पर पता नहीं क्या हो गया था उन्हें, सब छोटे पापा के खिलाफ हो गए। पापा और छोटे पापा ने बहुत कोशिश की गांव वालों को समझाने की, पर सबको यही लगता है कि पुलिस के आने से गांव की बदनामी होगी, इसीलिए किसी ने भी इस मामले में कुछ नहीं बोला। आज भी हर 2-3 महीने पर किसी लड़की की लाश मिल ही जाती है। अब तो लोगों ने लड़कियों का घर से निकलना ही बंद कर दिया है। मुझे भी सिक्योरिटी के साथ ही कॉलेज जाने की इजाज़त है। कार्तिक, बहुत झोल है इसमें छुटकी, हमें कुछ करना होगा। ये सब जो भी कर रहा है उसका पुलिस की गिरफ्त में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब जो भी कर रहा है वो सिर्फ इतना नहीं, बहुत सारे गलत काम कर रहा है। उस बगीचे की आड़ और उसे छुपाने के लिए इतनी हत्याओं को अंजाम दे रहा है। पल्लवी,
पर भाई हम कर ही क्या सकते हैं, हमें तो घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते भाई। कार्तिक तू चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं ठीक करके रहूंगा सब। तेरा भाई फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। अरे मेरा तो काम ही यही है, तू बस किसी से कुछ मत कहना, मैं यहाँ किसी खास मकसद से ही आया हूँ और उसे भी करूँगा पूरा। पल्लवी कैसा मकसद भाई? कार्तिक साक्षी बुआ की मौत का राज, मुझे उसका पर्दाफाश करना है कि कैसे हुआ ये सब। उनकी लाश भी तो उसी बगीचे में मिली थी ना। पल्लवी ये आप क्या कह रहे हो भाई, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ फोटो देखी है बुआ की। कार्तिक पता तो मुझे भी नहीं था, विनोद अंकल ने बताया था सब। इतना कहकर कार्तिक ने उस दिन पार्टी में जो हुआ वो सारा वाकया कह सुनाया। पल्लवी की तो आंखें हैरत से फटी रह गईं, उसे तो सब पता ही नहीं था, पर सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर थी तो वो भी एक लड़की ही, कैसे नहीं समझती इन सब बातों को, बच्ची तो थी नहीं, 19 साल की हो चली थी। पल्लवी भाई अब मैं भी आपके साथ हूँ, आप छोड़ना नहीं उन लोगों को, जो लोग ये सब कर रहे हैं, ये गुत्थी सुलझ जाएगी, तभी भाभी भी आ पाएंगी। कार्तिक हाँ पल्लो, मैं सब ठीक करके ही रहूंगा, ये मेरा खुद से खुद का वादा है। पल्लवी और मुझसे और भाभी से भी। कार्तिक हाँ, और वो मुस्कुरा देता है। फिर कार्तिक अपने दोस्त राजीव को फोन करता है, जो कि एसीपी था, उसे सारी बातें बताता है और समझाता है कि क्या करना है। राजीव तू चिंता मत कर, हो जाएगा। कार्तिक थैंक्स यार। राजीव चल पागल, दोस्त को थैंक्स नहीं बोलते, और फिर ये तो मेरी ड्यूटी है, चल अब रखता हूँ, एक केस के सिलसिले में शहर से बाहर आया हूँ। कार्तिक चल ठीक है, बाय, टेक केयर। राजीव यू टू। फोन रखकर कार्तिक पल्लवी से कहता है, मैंने इंतजाम कर दिया है, आज रात तू मेरे कमरे में आ जाना, वहीं से आगे की प्लानिंग करेंगे, पर पहले मुझे बाबा को सारी बातें बतानी होंगी अकेले में। पल्लवी अभी चलते हैं, वो बगीचे में ही होंगे इस वक्त। कार्तिक पर वहाँ उनके साथ अम्मा तो हैं, देख ये बात सिर्फ मेरे और तेरे और बाबा के बीच ही रहेगी। पल्लवी डोंट वरी भाई, अम्मा इस वक्त पूजा घर में होती हैं, बाबा अकेले बगीचे में होते हैं, मम्मी किचन में है, और पापा और छोटे पापा तो अब 9 बजे तक ही आएंगे। कार्तिक फिर तो सही है, चल चलते हैं। कार्तिक और पल्लवी नीचे आते हैं और बगीचे में बाबा के पास जाते हैं। कार्तिक बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है जरूरी। बाबा समझ जाते हैं कि कार्तिक कोई गंभीर विषय पर बात करने आया है, इसीलिए वो उसे इशारे से कहते हैं कि यहाँ नहीं, मेरे कमरे में। कार्तिक नहीं समझ पाता, पर पल्लवी समझ जाती है। वो कार्तिक से कहती है, भाई बाबा उनके कमरे में चलकर बात करने को कह रहे हैं। कार्तिक हाँ ये सही रहेगा, वहीं चलते हैं। दोनों बाबा को लेकर अंदर आते हैं और बाबा के कमरे में चले जाते हैं। फिर कार्तिक दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और बाबा के पास आकर घुटनों पर बैठ जाता है। बाबा टेढ़े हाथों से ही उसके सर पर हाथ फेरते हैं। कार्तिक बाबा मुझे आपको कुछ बताना है, और फिर वो उन्हें सारी बातें जो उसे विनोद जी ने बताई थी वो सब बता देता है। और फिर उसके और पल्लवी के बीच जो बातें हुई थी वो भी। नारायण दास जी की आंखों में आंसू थे, वो बोलने की कोशिश कर रहे थे कुछ, और साथ ही अपने पैरालाइज हो चुके शरीर को भी हिलाने की कोशिश कर रहे थे। कार्तिक और पल्लवी घबरा गए, वो बाबा को पकड़ लेते हैं। कार्तिक बाबा क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हो? पल्लवी जल्दी से दरवाजा खोलकर माँ और अम्मा को बुलाने के लिए दौड़ती है। इधर नारायण दास जी बोलने की कोशिश कर रहे थे। कार्तिक जल्दी से उनके लिए पानी लेने के लिए टेबल के पास जाता है, तभी लगातार हाथ पैरों को हिलाने से वो व्हील चेयर से नीचे गिर जाते हैं और उनका सिर वहीं पलंग के पास पाए से टकरा जाता है, जिससे खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। कार्तिक जैसे ही धप्प की आवाज़ सुनता है, वो पलटता है तो देखता है कि बाबा के सर में खून निकल रहा होता है। वो घबराकर उनके पास जाता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है। कार्तिक रोते हुए, बाबा क्या हुआ, आंखें खोलिए अपनी बाबा। तब तक सुलेखा जी और अम्मा जी को लिए पल्लवी भी आ जाती है। बाबा को ऐसे देखकर उनकी चीख निकल जाती है। कार्तिक उनके सर को अपने हाथों से ढके रहता है, जिससे खून ना बहे। सुलेखा जी जल्दी से अपनी साड़ी के आंचल को फाड़कर कपड़ा बाबा के माथे पर बांध देती हैं। अम्मा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऐसे में सुलेखा जी ने धैर्य से काम लिया, हालांकि रोना तो उन्हें भी आ रहा था। सुलेखा जी, कार्तिक बाबूजी को सहारा देकर उठा, हमें इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। पल्लवी जाकर ड्राइवर को बोल गाड़ी निकालें।
अम्मा जी आप भी चलो हमारे साथ। तब तक घर के सारे नौकर चाकर भी आ जाते हैं। वो कार्तिक के साथ बाबा को उठाकर गाड़ी तक ले जाते हैं और उन्हें गाड़ी में बैठाते हैं। सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। सुलेखा जी, मुरारी काका, घर का ध्यान रखिएगा। आप लोग खाना खा लेना, हम चलते हैं। दीनू गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी और सिटी हॉस्पिटल लेकर चलो। फिर वो अपनी कमर में साड़ी के सहारे घोसा फोन निकालती हैं और मनीष जी को फोन करके सब बताती हैं। सुलेखा जी आप प्लीज जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए भैया के साथ, हम बाबूजी को लेकर वहीं जा रहे हैं। मनीष जी हाँ सुलेखा तुम ध्यान रखना बाबूजी का, हम पहुंच रहे हैं। फिर वो फोन रख देते हैं। इधर बाबा के सर पर कपड़ा बंधे होने की वजह से खून बहना तो रुक गया होता है, पर वो अभी भी बेहोशी होते हैं। आधे घंटे में वो लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां बाबा का लकवा का इलाज पहले से ही चल रहा होता है और डॉक्टर भी पहचान के होते हैं। उन्हें एडमिट कर लिया जाता है। उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इधर कार्तिक जल्दी से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है और डॉक्टर द्वारा बताई हुई सारी दवाएं भी ले आता है। तब तक मनीष जी श्रीकांत जी भी पहुंच जाते हैं। मनीष जी हाथ जोड़ते हुए, डॉक्टर पैसे की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस बाबूजी को कुछ नहीं होना चाहिए। श्रीकांत जी हाँ डॉक्टर, बाबूजी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप जितनी फीस बोलेंगे हम भरेंगे। डॉक्टर देखिए आप लोग धीरज रखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें होश में लाने की। होश में आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर ओटी में चले जाते हैं। आधे घंटे के बाद बाबा को ओटी में से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर डॉक्टर जहां सब होते हैं वहां आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। समय से उनके सर पर कपड़ा बांध देने से ज़्यादा खून नहीं बहा है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, उसके बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं। तभी नर्स दौड़ती हुई बाहर आती है। नर्स डॉक्टर पेशेंट को होश आ रहा है, आप जल्दी चलिए। डॉक्टर आप लोग अभी यहीं रुकिए, मैं उन्हें एक बार चेक कर लूं, उसके बाद आप सब उनसे मिल लेना। मनीष जी ओके डॉक्टर। फिर डॉक्टर वार्ड में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नर्स बाहर आती है और सबसे कहती है कि अब सब मिल सकते हैं, पेशेंट को होश आ गया है। सब जल्दी से वार्ड में जाते हैं। कार्तिक बाबा के पास जाकर बैठ जाता है और उनका हाथ पकड़ लेता है। बाबा धीरे धीरे आंखें खोलते हैं और कार्तिक को सामने देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो धीरे धीरे बोलते हैं, कार्तिक बेटा, और अपना हाथ उठाकर उसके गालों पर फेरते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर डॉक्टर के साथ सारे लोग हैरान रह जाते हैं। कार्तिक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। कितने सालों के बाद उसके बाबा के मुंह से अपना नाम सुना था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और साथ ही सबकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कार्तिक माँ, पापा, अम्मा, ताऊ जी, छुटकी, सुना तुमने, बाबा ने मेरा नाम लिया और मेरे गालों पर हाथ भी फेरा। मनीष जी ये तो चमत्कार हो गया। बाबूजी हम बता नहीं सकते कितने खुश हैं आपको फिर से बोलते देखकर। डॉक्टर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस जगह चोट लगने से बॉडी पैरालाइज हुई है उसी जगह फिर से चोट लगने से वो ठीक भी हो जाता है, और इतने सालों से इनका इलाज चल रहा है तो शायद ये उसका ही परिणाम है। अभी इन्हें आराम की जरूरत है, आप सब बाहर बैठिए, मैं चेक करता हूँ इन्हें। सब बारी बारी से बाबा से मिलते हैं और बाहर आ जाते हैं। फिर डॉक्टर अच्छे से उनका चेकअप करते हैं। सारी रिपोर्ट नॉर्मल देखकर डॉक्टर को भी खुशी मिलती है। आखिर इतने सालों से वही तो इलाज कर रहे थे, अपने पेशेंट को बिल्कुल ठीक देखकर किस डॉक्टर को खुशी नहीं मिलेगी। बाबा को 3 दिनों बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। सब उन्हें लेकर घर आते हैं। अब बाबा बिल्कुल ठीक थे, चल भी पा रहे थे, बोल भी पा रहे थे। अब वो अपना सारा काम खुद कर सकते थे। सब लोग बाबा को लेकर उनके कमरे में जाते हैं और उन्हें बिस्तर पर लिटा देते हैं। डॉक्टर ने अभी उन्हें कुछ दिन आराम करने को कहा था। सुलेखा जी नौकर से कहकर सबके लिए खाना लगवाती हैं और जब वो बाबा के लिए खाना लेकर आती हैं तो वो कहते हैं, बहू मैं सबके साथ ही खाऊंगा, तुम चलो मैं आता हूँ। सुलेखा जी की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। वो जी बाबूजी कहकर मुस्कुराते हुए डाइनिंग हॉल में आ जाती हैं और तभी सबको छड़ी की ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है। सब उस ओर घूम कर देखते हैं तो बाबा अपने पुराने अंदाज में अपनी सोने की मुट्ठ वाली छड़ी के सहारे चलते हुए आ रहे थे। सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सुलेखा जी जल्दी से उनके लिए कुर्सी खिसकाती हैं। आज बाबा के चेहरे पर एक अलग ही तेज था जो कि पहले हुआ करता था। सुलेखा जी खाना परोसती हैं। सब खाना खाते हैं।
खाना खाने के बाद नारायण दास जी कार्तिक से कहते हैं, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे कमरे में आ जाना। और फिर वो अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब कार्तिक ने देखा कि सब व्यस्त हैं, तो वो पल्लवी को लेकर बाबा के कमरे में चला गया। नारायण दास जी, आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दरवाजा अंदर से बंद कर दो, जिससे अंदर की बात बाहर ना जाए, और सारी खिड़कियां भी। कार्तिक, जी बाबा। फिर कार्तिक और पल्लवी ने मिलकर सारी खिड़कियां अच्छे से बंद कर दी और दरवाजा भी। फिर वो दोनों बिस्तर पर आकर बाबा के पास बैठ गए। कार्तिक, बाबा आपको क्या बात करनी थी? नारायण दास जी, बेटा तुमने उस दिन जो बातें मुझे बताई थी वो सब मैं पहले से ही जानता हूँ, और उसी की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि इन सब के पीछे कौन है मैं ये अच्छे से जानता हूँ। कार्तिक, क्या कौन है बाबा? आप पूरी बात बताइए मुझे, तभी हम कोई हल निकाल पाएंगे। नारायण दास जी, हाँ बेटा, अब इंसाफ जरूर मिलेगा मेरी बेटी को। बेटा इन सब के पीछे जोरावर सिंह का ही हाथ है। ये सुनकर कार्तिक का चेहरा तमतमा उठा गुस्से से। उसने मुट्ठियां भींच लीं। कार्तिक, उस जोरावर के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे तो पहले से ही उस पर शक था। पल्लवी, पर बाबा ये जोरावर सिंह है कौन, और हमारे परिवार से उसकी दुश्मनी क्यों है? नारायण दास जी, बेटा ये लंबी कहानी है। कार्तिक, बताइए ना बाबा, मुझे भी ये जानना है। नारायण दास जी, बेटा ये तब की बात है जब तेरे पापा और विनोद स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। जोरावर भी उन्हीं के साथ पढ़ता था। तब हम गांव के मुखिया हुआ करते थे। जोरावर के पिता को विरासत में बहुत संपत्ति मिली थी, पर वो एक नंबर का अय्याज था। इतनी संपत्ति होने के कारण वो इस गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन अपनी अय्यासी के कारण उसने अपनी सारी संपत्ति लुटा दी। जोरावर भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिसमें तेरे पापा और विनोद पढ़ते थे। उसकी एक बहन भी थी। जोरावर और मनीष के बीच शुरू से ही नहीं बनती थी, क्योंकि जोरावर अय्यास बाप का बिगड़ैल बेटा था। उसकी बहन किसी से प्यार करती थी और एक दिन उसके साथ घर से भाग गई, और दूसरे दिन ही उसकी लाश मिली थी, बहुत बुरी हालत में। किसी ने उसके साथ। इतना कहकर बाबा चुप हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये शब्द बोलते बोलते कार्तिक ने उन्हें पानी दिया। पानी पीकर उन्होंने फिर बोलना शुरू किया। बहुत ही हल्ला मचा था। मनीष तब विनोद के साथ शहर गया था घूमने, लेकिन पता नहीं किसने जोरावर को ये झूठी खबर दी कि ये सब मनीष ने ही किया है, और वो आग बबूला हो गया। मनीष से उसकी नफरत और बढ़ गई थी। हमने उसे बहुत समझाया कि मनीष ने कुछ नहीं किया, वो तो यहाँ था ही नहीं, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। मनीष को बाहर अकेले में पाकर बहुत मारा था उसे, और धमकी भी देकर गया। ऐसे ही 23 साल बीत गए। जोरावर के पिता की मौत हो गई। अधिक शराब पीने से अपनी सारी संपत्ति लुटा दी उसने अय्यासी में ही। जोरावर की माँ तो बचपन में ही गुजर चुकी थी। बाप की मौत के बाद तो उसके रास्ते ही साफ हो गए। हालांकि उसके पास पैसा एक भी नहीं बचा था, और फिर वो ड्रग्स तस्करों के गिरोह में मिल गया पैसे कमाने के लिए। उस दिन जब साक्षी विनोद के पास से लौट रही थी, तो उसने साक्षी को उठवा लिया, और गांव का ही आम का बगीचा है उसमें ले जाकर आगे बोल नहीं पाए वो, और फपक फपक कर रो पड़े। कार्तिक और पल्लवी की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा जब थोड़ा शांत हुए, तो कार्तिक ने उनसे पूछा, पर बाबा आपको कैसे पता चला कि ये सब उसी ने किया है? नारायण दास जी, खुद उसने ही बताई। मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी उसी ने करवाया था। उस दिन जब मैं आम के बगीचे से होकर गुजर रहा था, तो आम का मौसम था। पके पके आमों को देखकर मैंने सोचा कि घर के लिए लेता चलूं, बच्चे खाएंगे। मैं अंदर गया और आम तोड़ने ही जा रहा था कि बगीचे में जो कमरा है उसमें से मुझे कुछ लोगों की बातें करने की आवाज आई। मैं आगे बढ़कर दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनने लगा, और मुझे पता चला कि ये लोग तस्करी करते हैं। मेरा खून खौल उठा ये सुनकर, और गुस्से में मैं दरवाजा खोलकर आगे बढ़ा, तो देखा वहां जोरावर के साथ 23 आदमी और थे, और उनके साथ उस बगीचे की रखवाली करने वाला भी था। मैंने जोरावर को गुस्से में एक थप्पड़ रसीद कर दिया कि अपने ही गांव की बदनामी करवाने वाला काम कर रहा है, पर उसने पहले तो मेरे पैरों में गिरकर रोना शुरू कर दिया कि चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए। फिर अचानक उठकर ठट्ठा कर हंसने लगा। मैं कुछ समझ पाता उसके साथ के आदमियों ने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। फिर वो मुझसे बोला, अच्छा हुआ आ गए, यही तो मैं सोच रहा था तुम्हारे पास आने का और तुम्हें नरक का रास्ता दिखाने का।
तेरे पूरे परिवार को बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम भी जोरावर नहीं। पहले तुझे मारूंगा, फिर तेरे उस लड़के पोते को, फिर तेरे बेटों को, और फिर आखिरी में तेरी बुढ़िया को। और तेरी जो दोनों बहुएं हैं ना, उन्हें अपनी इन्हीं जांघों पर बिठाऊंगा। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने गुस्से से कहा, जोरावर, जवान संभाल कर बात कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जोरावर, अरे बुढ़े, तू कर तो तब कुछ पाएगा ना, जब तू यहाँ से बचकर जाएगा। और भड़क क्यों रहा है अभी से? अभी तो मैंने ये तो बताया नहीं कि तेरी प्यारी बेटी साक्षी के साथ क्या क्या किया था। वैसे यार सच्ची मजा आ गया था, क्या गजब की चीज थी। अफसोस होता है कि उसे मार क्यों दिया मैंने। अगर जिंदा होती तो दोबारा भी खुश कर देती वो मुझे। पर क्या करूं, उसे मारता नहीं तो मेरा बदला पूरा कैसे होता। पर उसे मारने से पहले उसका स्वाद बहुत अच्छे से चखा था। वो तो पहले से ही बेहोश थी, इसीलिए कोई रुकावट नहीं आई। और फिर उसे मारकर इसी बगीचे में लटका दिया। सारे सबूत मिटाकर उसकी हत्या को कितनी चालाकी से आत्महत्या में बदल दिया और इल्जाम डाल दिया तेरे ही बेटे के दोस्त विनोद पर। वो कमीना बड़ा खुद को दोस्त बोलता था। अरे नफरत थी मुझे इन दोनों की दोस्ती से। और देख कितनी आसानी से मैंने सबको बर्बाद करके रख दिया। तेरे बेटे से उसकी बहन छीन ली और उस विनोद के बच्चे के लिए मनीष की दोस्ती को नफरत में बदल दिया। हा 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 हा। बड़ी बेशर्मी से जोरावर सिंह ये सब बोलकर हंस रहा था। नारायण दास जी के जबड़े भिज गए थे। सुनकर उनकी आंखों में खून उतर आया और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन गुंडों से खुद को छुड़ाया और जोरावर के मुंह पर खींचकर एक मुक्का मारा, जिससे वो दूर जाकर गिर गया और उसकी नाक से खून निकल आया। फिर जैसे ही वो दोबारा मारने को हुए कि फिर उन गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया। जोरावर सिंह, क्यों बे बुढ़े, बहुत हीरोपंती सूझ रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अब तू देख तेरे साथ क्या होगा। फिर उन्होंने नारायण दास जी को मारना शुरू कर दिया। किसी तरह नारायण दास जी वहां से निकलकर भागे, अपनी साइकिल पर बैठ जल्दी से वहां से भागे। पर कुछ ही दूरी पर गए थे कि जोरावर ने उन्हें अपनी गाड़ी से ठोक दिया, जिससे वो दूर जाकर गिरे और किसी नस में चोट लगने की वजह से वो पैरालाइज हो गए। ये सब बताने के बाद नारायण दास जी रुके और थोड़ा पानी पिया और आंखें बंद कर सांस लेने लगे, जिससे कि बीती बातों को भुला सके। कार्तिक और पल्लवी चुपचाप उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। फिर कार्तिक ने बाबा के हाथों को पकड़कर कहा, बाबा आप ठीक हो? नारायण दास जी, अब तक तो नहीं था, पर अब ठीक हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा आ गया है मेरे पास। इतना कहकर उन्होंने प्यार से कार्तिक के सर पर हाथ फेरा। पल्लवी, बाबा फिर क्या हुआ? और आप सबने भैया को हमेशा यहाँ से दूर क्यों रखा? नारायण दास जी, उसके बाद तो तुम लोग जानते ही हो मेरी हालत। और उसके 1 साल बाद ही जोरावर को पुलिस पकड़ कर ले गई। उसे ड्रग्स के साथ पकड़ लिया गया था। तुम्हारे भैया को हम उसी वजह से यहाँ से दूर रखते थे, क्योंकि वो कार्तिक की कई बार जान लेने की कोशिश कर चुका था। पल्लवी, पर बाबा फिर तो वो जेल चला गया ना, फिर क्यों नहीं बुलाया भैया को यहाँ? नारायण दास जी, हाँ बेटा, पर तुम्हारी माँ को डर था, इसीलिए नहीं बुलाया, वरना हम कौन सा इसके बगैर रह पाते थे। वो तो इसकी सुरक्षा के लिए बाहर रखना पड़ा हमेशा। और फिर कुछ महीने के बाद वो जेल से छूट भी गया, पता नहीं कैसे। और फिर छुप छुप कर उसी बगीचे में फिर से अपने काम को अंजाम दे रहा है। उस बगीचे में कोई ना आए, इसीलिए उसने लोगों को डराने के लिए जो भी उधर जाता है उसे मार देता है, जिससे लोग डर कर उस बगीचे में जाए ही नहीं। उसने उस बगीचे को ही अपना अड्डा बना लिया है। गांव के लोगों को भी वही अपने आदमियों से भड़काता है, जिससे कि वो पुलिस के पास ना जाएं। और इस गांव में जो भी लड़की गायब होती है उसके पीछे भी उसी का हाथ होता है। मैं ये सब तेरे पापा को भी बता देता, पर तू तो जानता है ना उसका गुस्सा, वो फिर चुप नहीं बैठता और ऐसे में उसकी जान को भी खतरा होता। कार्तिक, अब सब खत्म होगा बाबा, उसका खेल अब मैं खत्म करूंगा। उसके पापों का घड़ा भर चुका है अब। और बाबा आप ठीक हो गए हैं, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना आपकी जान को फिर से खतरा हो सकता है। पल्लवी, हाँ बाबा, भाई सही कह रहे हैं। नारायण दास जी, हम ठीक है बेटा, लेकिन तुम दोनों क्या करोगे अब? कार्तिक, बस उस जोरावर सिंह को रंगे हाथों पुलिस को पकड़वाऊंगा, पर उससे पहले उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाऊंगा, जिससे उसे फांसी की सजा तो मिलकर रहेगी। आखिर इतने लोगों की हत्या की है उसने। और फिर पापा और विनोद अंकल के बीच की सारी गलतफहमियां दूर करूंगा, उन दोनों दोस्तों को फिर से मिलवाऊंगा।
पल्लवी, ये हुई ना बात भाई, तो फिर सब फाइनल है। अपनी हथेली आगे करते हुए कार्तिक अपना हाथ पल्लवी के हाथ में रखते हुए, बेशक बाबा ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ रख दिया। पल्लवी, ये आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।